अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। एक तरफ जहाँ कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात कशीदा हैं और अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, साथ ही कश्मीर में इलेक्शन के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सियासी जंग शुरू हो गई है। तो ऐसे में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक गैर मुतवक्के बयान या पैगाम दे दिया है और मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स की बहस भी छेड़ दी है और साथ ही ये भी बता दिया है कि ये निज़ाम जो 70 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सका वो अगले 10 साल भी नहीं कर सकेगा। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। हम कुछ नहीं कर रहे, फायर फाइटिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या सूबे जो भी नाम दें, हमें उनकी तरफ जाना होगा। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। आप 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाला वज़ीर आज़म जो मर्जी कर लें, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप, उसके लिए जैसे भून साहब ने बात की कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन बैठें, चाहे वो एक महीना बैठें, चाहे वो उसको एक साल बैठें। उनको इन नए यूनिट सूबों से लेके अपने मुल्क का एक एक इशू बैठ के सेटल करना पड़ेगा। जब तक ये लोग नहीं करेंगे, जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे और इस चीज को तब्दील नहीं करेंगे, ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। आप 40 साल पुराना घर में नहीं रह सकते। तो अल्लाह ताला ने आपको एक ब्लेसिंग दी है, एक बंदा आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, उस ला के इस प्लेट में रख दिए। और सबसे बड़ा क्रेडिट उस शख्स को जाता है कि वो कोई रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है कि नहीं, इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। अब ये हम सबका फर्ज है कि हम मिलकर, सियासतदान मिलकर, लॉयर्स मिलकर इस चीज़ को रीसेट करें। मोहसिन नकवी ने नौजवानों की फ्रस्ट्रेशन का भी जिक्र किया और खदशा जाहिर किया कि नौजवान सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें मेरिट पर नौकरियां मिलें, जो हम नहीं कर पाते। नौजवान कहें या कॉकरोच, अगर ये इकट्ठे हो गए तो ये हर चीज़ को उलट सकते हैं। हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। वो सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं कि अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, जायज़ तरीके से हर चीज़ मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। उसके लिए ज़रूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो ज़ाहिर करें, हमें पूरी करनी चाहिए। और उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि हमें मेरिट पे जॉब चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है। जियो न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जब तक सियासतदान मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं करेंगे तो फील्ड मार्शल की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फील्ड मार्शल ने बार बार कहा है कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दूंगा। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि PTI को भी इस निज़ाम को बेहतर करने में इकट्ठा होना चाहिए। यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मैं सदारती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहा। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहूँगा, वज़ीर ख़ारजा बनने नहीं जा रहा। इमरान खान के हवाले से अदालतें फ़ैसला करेंगी। मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब कश्मीर के इलेक्शन के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी जंग चल रही है। साथ ही आज़ाद कश्मीर में हालात भी ख़राब हैं। मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान तसादुम के दौरान मुतादिद अफराद के मारे जाने के दावे भी सामने आए। आज मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इलेक्शन का फैसला बैलेट से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। मेरा मैंडेट छीना गया तो आपका तख्त छीनने आ जाऊंगा। इलेक्शन का फैसला बैलेट से हो, बुलेट से नहीं हो। इलेक्शन में वोट गिने जाए, लाशें नहीं गिनना चाहिए। अगर चोरी नहीं तो क्या छुपा रहे हो? अगर चोरी नहीं तो क्यों कर रहे हो? इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या कौमी मुफाद ज्यादा अहमियत रखती है या नून लीग का मुफाद। ये क्या देखना
चाहते हैं। आधा आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो नहीं सकता, रावला कोट में इलेक्शन नहीं हो सकता, एहतजाज यहाँ एहतजाज वहाँ। चाहते क्या हो कि मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी एहतजाज करें, उधर भी एहतजाज हो, यहाँ भी एहतजाज हो, तब मजा आएगा आपको। साफ शफाफ इलेक्शन आजाद कश्मीर में तेरा हुकूमत को कोई मसला नहीं, मेरा वादा है ना, मेरा वादा। मगर तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर क्या लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगी। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। आज़ाद कश्मीर के हालात पर बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल ये तजवीज़ दे रहे हैं कि हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारों के तयन के लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। इस हवाले से आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में करारदाद मंजूर कर ली गई है। यह करारदाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर और रुकन असम्बली चौधरी यासीन ने पेश की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में इस करारदाद का भी जिक्र किया और मुतालबा किया कि कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल होने तक मुजाहिरीन अपना एहतजाज खत्म कर दें और वफाकी हुकूमत भी अपनी कार्रवाई रोक दे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से पास होने वाली इस करारदाद में मुतालबा किया गया है कि आज़ाद कश्मीर के मौजूदा क्राइसिस के पुरअमन और देरपा हल के लिए एक आज़ाद, गैर जानिबदार और बाइख्तियार ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। ये कमीशन हालिया वाक़यात की वजूहात और उनकी तरतीब का तयन करेगा और तमाम अमवात, ज़ख्मियों, अमलाक के नुकसानात, तशद्दुद के इल्ज़ामात या हथियारों के इस्तेमाल के इल्ज़ामात का जायज़ा लेगा और हर मुतासरा ख़ानदान और हर मुतल्लिक़ा फ़रीक को मौक़िफ़ और शवाहिद पेश करने का मुनसिफ़ाना मौका फ़राहम करेगा। करारदाद में मज़ीद लिखा है कि यह ऐवान वफाकी हुकूमत और एहतजाज की नुमाइंदा क़यादत से मुतालबा करता है कि वह तहरीरी तौर पर कमीशन के क़याम, दायरा इख्तियार और TORs की तौसीक़ करें, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत कानून के मुताबिक बगैर किसी ताख़ीर के कमीशन कायम करेगी। करारदाद के मुताबिक कमीशन की तौसीक़ के साथ ही फौरी तौर पर एहतजाज ख़त्म कर दिया जाएगा और कशीदगी में कमी लाई जाएगी। साथ ही हुकूमत सड़कों की बहाली, इमरजेंसी और मेडिकल सहूलियात, ज़रूरी अशिया की फराहमी, मवासलाती निज़ाम, मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज और मामूल की शहरी और मुआशी सरगर्मियों की बिला ताख़ीर बहाली को यकीनी बनाएगी। कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल होने तक एहतजाज करने वाले फ़रीक इस बात के पाबंद होंगे कि वो दोबारा एहतजाज शुरू नहीं करेंगे और ना ही किसी भी तरह अमन में खलल डालेंगे, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की हुकूमतें भी तहकीकात के मुकम्मल होने तक मजीद किसी कार्रवाई को मौखर रखेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से इस करारदाद की मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में लिखा कि यह अफसोसनाक है कि इतने अहम मौके पर असम्बली में हाजिर नून लीग के वाहिद रुकन ने न सिर्फ इस करारदाद के हक में वोट नहीं दिया, बल्कि एहतजाज और कोरम की निशानदही करके मंजूरी में रुकावट डालने की भी कोशिश की। बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर के मामले को बातचीत और सच और मुफाहमत के कमीशन के जरिए हल करने की तजवीज़ दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली से करारदाद भी मंजूर हो गई है। ताहम नून लीग ने अभी तक इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल जारी नहीं किया है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, आपके साथ उसी वजारत में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं। आज उन्होंने जो बात की है वहीं से शुरू करते हैं। वो जो बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये निज़ाम अगले 10 साल भी नहीं डिलीवर कर सकेगा, 70 साल भी इसने डिलीवर नहीं किया। गैर रस्मी गुफ्तगू में साफ़ियों से कह रहे हैं कि जब तक सियासतदान मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, फील्ड मार्शल की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तकरीर में उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म 12-12 घंटे काम करते हैं, 18-18 घंटे भी काम करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, फायर फाइटिंग कर रहे हैं। क्या उस टाइम का आगाज़ हो गया तलाल चौधरी साहब, जिसमें सेम पेज होता है और उसके बाद जब डिलीवरी नहीं हो रही होती तो जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डाली जा रही होती हैं, जो 3 साल बाद जनरल बाजवा इमरान खान पर, इमरान खान जनरल बाजवा पर डाल रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िब, ऐसे किसी वक़्त का आगाज़ नहीं हुआ और कुछ चीज़ों को बड़े ठंडे दिल से समझने की ज़रूरत है। एक तो मोहसिन नकवी साहब हमेशा सियासत और सियासतदानों के बगैर किसी भी हल को वो समझते हैं कि वो पायदार और मुनासिब नहीं होता, और पाकिस्तान में जो सिस्टम है उसकी मजबूती के लिए वो हमेशा उनका बड़ा वाइटल रोल रहा है। और पिछले कुछ जो माजी में वो PDM हुकूमत की 1 से लेकर और अभी तक उन्होंने इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, चलाने के लिए बड़ा अहम रोल प्ले किया है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में, पार्टीज के दरमियान।
और अभी भी वो ये समझते हैं कि इसमें ऐसी कोई गुंजाइश बाकी नहीं है कि कोई सिस्टम डीरेल हो। बेहतरी की जो बात है, एक फ्रैंक गुफ्तगू हो रही थी, पूरे पाकिस्तान के बिजनेसमैन और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और बाकी लोग इकट्ठे थे, तो सिस्टम को बेहतर करने में तो हर कोई कहता है, आप भी कहते हैं, अगर वो सिस्टम नहीं, वो कह रहे सिस्टम अगर वो आप ये कह रहे हैं वो नहीं चाहते कि सिस्टम डीरेल हो ना, वो ये कह रहे हैं आपके मुताबिक, मगर वो ये कह रहे हैं अगर ये सिस्टम चलेगा तो ये डिलीवर नहीं करेगा, जो अवाम के हालात हैं वो ऐसे ही रहेंगे। 4 बरस हो गए हैं इस सिस्टम को, 2022 में आप लोग आए और आप लोगों ने और इदारों ने मिलकर ये सिस्टम बनाया जिसको हाइब्रिड 2.0 का नाम भी दिया गया, और फिर SIFC के प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े बड़े दावे किए गए, बलूचिस्तान के मादनियात के हवाले से बड़े बड़े दावे किए गए, वजीर खजाना मिलके लगाए, ये सिस्टम आया, पीपल्स पार्टी, नून लीग सब साथ मिलकर आप लोग डिलीवर करने की बात कर रहे थे। 4 साल बाद वो ये बता रहे हैं ये सिस्टम अगले साल के लिए डिलीवर नहीं करेगा, तो फिर किस पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं? देखिए, एक तो बिल्कुल बड़ी एफर्ट हुई है, कुछ तरमीम हुई सिस्टम को बेहतर करने के लिए, कुछ ये चीजें चली हैं और उससे कुछ ना कुछ बेहतरी, कुछ ना कुछ इस्तेकाम आया। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या सारे सूबे डिलीवर कर रहे? क्या 18th अमेंडमेंट के बाद स्वाय एक सूबे के डिलीवरी और उसके बाद जो कैपेसिटी है किसी ने बिल्ड की? क्या लोगों को सेहत, तालीम, अमन जो कि सूबों ने देना था 18वीं तरमीम के बाद वो दे सके? तो इसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी बहुत सारी जो इक़दाम आता है उसकी बहुत सारे लोग किसी ना किसी तरह बात करते हैं, और ये बात होनी चाहिए। और ये बात इस सिस्टम को बेहतरी के लिए अगर उन्होंने की है तो बड़ी एक नेक नीति से की है, और इसको सिस्टम को डीरेल करने से जोड़ना, इसको मसला ये ना कि वो आउटसाइडर नहीं है, मोहसिन नकवी साहब इसको इस एंगल से लेना, मेरा ख्याल है ये मोहसिन नकवी साहब आउटसाइडर नहीं है, वो सिस्टम का पार्ट है, बल्कि सिस्टम का पार्ट भी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर है जो बहुत सारे काम सरअंजाम देते हैं। वो अगर ये कह रहे हैं कि हम जब बजट बनाते हैं नेगेटिव में बनाते हैं, कि हमारा फर्ज नहीं है कि इस चीज़ को ठीक करें, मगर हम ठीक नहीं करेंगे, वो ये कह रहे हैं। अब किसने रोका इस सिस्टम को ताजिरों पर टैक्स लगाने से? किसने रोका इस सिस्टम को बड़े बड़े जमींदारों से टैक्स लेने से? किसने कहा इस सिस्टम को कि जो तनख्वाहदार तबका है उसकी कमर तोड़े जाओ, उस पर बोझ डाले जाओ, गरीब आदमी को रिलीफ मत दो? किसने कहा इस सिस्टम को? 4 साल से ये सिस्टम है, कर लेता है ये सिस्टम काम। वो शिकवा किससे कर रहे हैं? पार्टी सिस्टम का। देखिए, एक तो पूरे का पूरा सिस्टम कोई इस 4 साल की हुकूमत में तो नहीं बना। इससे पहले एक आइन मौजूद था, एक सिस्टम मौजूद था, उसमें बेहतरी की बार बार कोशिश की गई और कुछ तरमीम ने इसको बेहतरी लेकर आए हैं। यहां तो नहीं तो एक कोई जज साहब आते थे, वो पूरे के पूरे सिस्टम को टांग देते थे। वो इसी तरह बहुत सारी चीजों में बेहतरी आई है, और इसी तरह 18वीं तरमीम पे बात हुई है। और ये हम महसूस करते हैं कि वफाक जो है वो इस वक्त जो फाइनेंशियल बैलेंस है उसकी वजह से वफाक बहुत कुछ नहीं कर पा रहा, और सूबे जो हैं वो 18th अमेंडमेंट के बाद उस तरह नहीं परफॉर्म कर सके। उस तरह वो टैक्स टू DDP हो, वो खजाने को भरना हो, वो उसमें वो रोल प्ले नहीं कर सके। और एक सूबे के बाद मैं दोबारा कह दूं, पंजाब के अलावा बाकी सूबों ने यकीनी तौर पर मायूस किया है। तो इसके होते हुए सिस्टम में बेहतरी के लिए, इसमें मजीद इसमें रिफॉर्म के लिए बहुत सारी गुंजाइश है, और ये होनी चाहिए। मगर ताल साहब, आपने कहा पंजाब के अलावा बाकी सूबों ने मायूस किया, ज़ाहिर है आपका नून लीग से ताल्लुक है, आप पंजाब की बात कर रहे हैं। मगर मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा? मोहसिन नकवी साहब ने कहा, क्योंकि भारत में जब से मुहिम चली है और वहां पर जब चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कहा नौजवानों को, और कॉकरोच जनता पार्टी बनी, तो उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये जो कॉकरोच है, आप कुछ भी कहें इन्हें, ये जो मांग रहे हैं आपको इन्हें देना पड़ेगा। आप इन्हें लैपटॉप देके या स्टाइपेंड देकर मुतमईन नहीं कर सकते, इनको नौकरियां चाहिए। तो ये तो पंजाब हुकूमत की तरफ हवाला हुआ ना, लैपटॉप आप ही लोग देते हैं। ये कह रहे हैं ये नहीं मुतमईन होंगे, नौकरियों से होंगे, और नौकरी वफाक की हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर देनी है, जिसका खुद मोहसिन नकवी साहब हिस्सा हैं। ये निज़ाम चलाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। किसको कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल वो इसका हिस्सा है, और वो इसको मजीद बेहतर बनाने चाहते हैं, और उनकी जो इसमें रोल है पिछले 4 साल में, मेरा ख्याल है वो सब लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि उन्होंने इस सिस्टम को चलाने में, आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में रोल प्ले किया है। रही पंजाब की बात, आप कराची में रहते हैं, आप हल्फन इस टीवी शो पर, मैं भी हल्फन कह देता हूं, आप लाहौर भी आते हैं, आप कराची भी हैं, आपने सिंध भी देखा है, पंजाब भी देखा है।
18वीं तरमीम के बाद सबसे बेहतर सूबा कौन चल रहा है, मुझे शाहजेब खानजादा बता दे, जो कहेगा मैं तस्लीम करूंगा। तो राजेश साहब, हल्फ लेने की जरूरत ही नहीं है, आप बगैर हल्फ के भी बात करें, मैं वैसे ही आपको बताने को तैयार हूं। मैं अभी लाहौर गया था, मैंने लाहौर देखा, जमीन आसमान का फर्क आ गया है दोनों शहरों में। जितना फर्क एक जमाने में हुआ करता था वो फर्क इतना ज्यादा वाइडन हो गया है कि बतौर पाकिस्तानी जो हमारे लाहौर के भाई हैं उनके लिए बहुत खुशी हो रही थी, मगर बतौर कराची के शहरी के मुझे अफसोस हो रहा था कि हमारे शहर के साथ क्या हुआ। इसके लिए कोई दो राय नहीं है, इसके लिए आपको मुझे हल्फ की जरूरत नहीं है। मगर जो दूसरी बात वो इंतजामी यूनिट्स की कर रहे हैं उसके लिए, और जाहिर है फिर दूसरी बात की जाती है कि जी बल्दियाती निज़ाम हो, तो बल्दियाती निज़ाम पंजाब में कौन सा आ गया है कि दूसरों से मुतालबा किया जाए? ग्रास रूट लेवल पर कहाँ आ गया? जो जमहूरियत की बात कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी पंजाब हुकूमत पर भी आयद होती है। देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल सब कुछ आइडियल है, लेकिन मैंने कहा कि 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत कुछ जो सोचा गया था इसको करते हुए उसके बाद उस तरह के नताइज नहीं आए, और इस 18th अमेंडमेंट को अब 20 साल होने लगे हैं। उसके बाद सूबों को वसाइल का जो भरपूर हिस्सा है वो उनको मिलता है, और उस भरपूर वसाइल के हिस्सा मिलने के बाद एक सूबे ने करके दिखाया, बाकी नहीं कर पाए। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोई हमें चेंजेस करनी है वो हमें करनी चाहिए। क्या मुस्तकबिल नहीं देखना? क्या कोई ऑनेस्ट तरीके से बंदा डिबेट नहीं कर सकता? क्या जमहूरियत में अपना ख्याल का इजहार या किसी डिबेट का आगाज नहीं किया जा सकता इन गुड सेंस? क्या हमेशा उसको कॉन्स्पिरेसी से जोड़ देंगे, हमेशा उसको कोई गैर जमहूरी कोई आने वाली से जोड़ देंगे, या सोचेंगे कि क्योंकि इनका ताल्लुक फलां से बहुत ज्यादा है तो लगता है कि सब कुछ लपेटा जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। इन सब चीजों से हटाकर इस बात को सोचें कि रिफॉर्म इस वक्त जरूरत है, और रिफॉर्म के लिए सियासी पार्टियों को उन्होंने दावत दी है कि जमहूरियत में इस रिफॉर्म को करें। आपकी बात तो दुरुस्त है कि जमहूरियत में हर बात पर डिबेट होनी चाहिए, बजाय उसको कि इसको कॉन्स्पिरेसी बना दें। अगर कोई इंतजामी यूनिट्स की बात कर रहा हो, कराची के हालात पर इंतजामी यूनिट्स की बात कर रहा हो, मगर क्या खुद नून लीग भी तैयार है फिर कि इंतजामी यूनिट्स की अगर आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो वो पंजाब में भी हो? जब मरियम नवाज साहिबा बल्दियाती इंतखाबात के लिए नहीं तैयार, या आप लोग वहां नहीं करा रहे, इतने इख्तियारात शेयर करने को तैयार नहीं है, तो क्या इंतजामी यूनिट्स के लिए तैयार होंगे? देखिए, पंजाब ही वाहद है जिसकी असेंबली में इस पर करारदादें भी पास हुई, जिसकी असेंबली में इस पर बात भी हुई, और जिसने खुले दिल में, किसी ने नहीं कहा कि ये ऐसा कुछ है कि इसमें कुछ चेंज नहीं आ सकती। लेकिन सवाल ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जहां बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, जहां पर सही तौर पर कंट्रोल नहीं, क्या वहां पहले बनने चाहिए? जो सूबा सबसे अच्छा चल रहा है उसको तकसीम करना पहले जरूरी है। तो यकीनन शुरू वहां से किया जाएगा जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। और रही बात, हमने तो कभी नहीं कहा कि बात नहीं होनी चाहिए। यहां से आप जन्म देंगे इस बात को, यहां से आप जन्म देंगे ना इस बात को कि जिसकी वजह से एक पार्टी को मौका मिलेगा कहने का कि आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। आपको प्रिंसिपल तो सेट करना पड़ेगा ना कि आप इंतजामी यूनिट्स इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि बड़े बड़े जो सूबे हैं उन्हें गवर्न करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उनको छोटे इंतजामी यूनिट्स में तब्दील किया जाए ताकि माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर सही तरीके से उनको मैनेज किया जा सके। या तो ये उसूल बनाएंगे। अगर आप डिलीवरी, गवर्नेंस और हालात पर बनाएंगे तो फिर जाहिर है झगड़ा होगा। पीपल्स पार्टी कभी नहीं मानेगी, माने शायद वैसे भी ना हो। सर देखिए, ये झगड़े की बात नहीं है, ये 2+2 की बात है ना जी। एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर डिलीवरी के लिए, बेहतर गवर्नेंस के लिए जहां जरूरत है वहां सबसे पहले बनने चाहिए। क्या ये करना चाहिए कि जो सबसे अच्छा चल रहा है उसे क्योंकि वहां पर सियासी तौर पे बना दिया जाए? कोई भी सूबा, कोई भी फैसला ऐसा किसी सियासी बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव और मुस्तकबिल देखकर इस मुल्क का होना चाहिए, ना कौमियत की बुनियाद पर होना चाहिए, ना सियासी बुनियाद पर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर गुफ्तगू के लिए नून लीग हमेशा हाजिर रही है, और सबसे पहले पंजाब असेंबली में होती रही है, और सबसे पहले जो वजीर आजम पाकिस्तान है वो वजीर आला थे, उन्होंने इसको इनिशिएट किया था। हम हमेशा वेलकम करते हैं। मगर बात आगे बढ़ेगी कैसे? क्या मोहसिन नकवी साहब ने या वजीर आजम साहब ने सदर जरदारी साहब से बात की है? क्योंकि बिलावल तो पहले ही बहुत नाराज हैं, और इतने नाराज हैं कि आज उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ तो, और तुमने चोरी की, डाका मारा, तो फिर लिख लो, मेरी गारंटी ले लो, वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगी। मेरा मैंडेट चोरी किया तो आपके तख्त के लिए आऊंगा मैं। वो पहले आपको फॉर्म 47 की कह रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर आपके तख्त के लिए आऊंगा मैं।
देखिए, बिलावल साहब जमहूरियत की बात करते हैं और जमहूरियत उन्हें वो अच्छी लगती है, अगर गिलगित में जीत जाएं तो जमहूरियत अच्छी है, अगर गिलगित का इलेक्शन उनके हक में हो तो इलेक्शन साफ और शफाफ है, अगर वो कहीं इलेक्शन में हार जाएं तो फिर जमहूरियत पर सवाल है। बात यह है, परफॉर्मेंस पे लोग वोट देते हैं, बिल्कुल बैलेट पे फैसला होना चाहिए, लेकिन बैलेट का फैसला अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। इस पाकिस्तान में परफॉर्मेंस नून लीग के साथ कोई परफॉर्म कर ले, कोई आजे तोल ले, किसकी बेहतर है लोग देखते हैं। इसी कश्मीर के साथ बिल्कुल साथ एडजेसेंट पंजाब है, लोग हालात देख रहे हैं। लोग अगर देखकर वोट देते हैं तो वो हौसला करें, बिल्कुल कहीं कोई गिलगित बल्तिस्तान में कैसे हार गया? गिलगित बल्तिस्तान में वो जीत गया अगर परफॉर्मेंस पे हो रहा था। अब वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपको जबरदस्ती रियासत जितवाना चाहती है क्योंकि वो पाकिस्तान के मफाद की जगह आपके मफाद को मद्देनजर रखे हुए। देखिए, हम तो हर पार्टी अपनी बात करती है, अपना बयानिया देती है। हमने तो बहुत कहा था, केपी के लोगों ने भी हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने पीटीआई को वोट दे दिया। इसी तरह सिंध के लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, पीपल्स पार्टी को दे दिया। ठीक है, अगर गिलगित ने दे दिया तो उसके बाद हमने तस्लीम किया। जब वोट पड़ जाता है तो फिर हम साथ मिलकर काम करते हैं उन लोगों के। लेकिन लोगों को इंतबाह करना, लोगों को बताना कि नारों से, नगमों से, तकरीरों से ना पेट भरता है ना घर चलता है, वो परफॉर्मेंस से चलेगा। और अगर कोई परफॉर्मर है तो वो नून लीग है। इस बात का किसी भी जगह आप मगर तलाल साहब, अगर पीपल्स पार्टी हार गई, शुरू हो जाते हैं दूसरे और तीसरे फेज में पीपल्स पार्टी हार गई तो आपका इत्तेहाद कायम रह पाएगा, आपकी हुकूमत कायम रह पाएगी? बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, या आपको लग रहा है सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, इलेक्शन के बाद सब ठीक हो जाएगा, या जो लोग मैनेज करते हैं वो उन्हें मैनेज कर लेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि वो हार जाएंगे, हालात नजर आ रहे हैं, नून लीग क्लियरली जीत जाएगी। लेकिन जमहूरियत में कहना बेनज़ीर भुट्टो के वो बेटे हैं, जुल्फ़कार अली भुट्टो के वो नवासे हैं, और वो कहते हैं कि लोग वोट डालेंगे तो मैं तस्लीम नहीं करूंगा, कोई धांधली नहीं होगी। वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूं, मैं चाहता हूं मैं उनकी सियासत करूं, मगर साथ में वो कह रहे हैं कि मैं शाहनवाज भुट्टो का, मुर्जा भुट्टो का भांजा हूं, जरदारी साहब का बेटा हूं, तो मुझे उस रास्ते पर जाने पर मजबूर ना करें। ये उनके डायलॉग है, उनका बयान। पहले ही पीपल्स पार्टी को परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा वोट मिल रहे हैं। मुझे तो दुख होता है कि पहले कराची रोता था, अब गिलगित भी रोएगा। इंशाल्लाह कश्मीर ने इसीलिए फैसला किया है कि वो अगले 5 साल हंस के गुजारेंगे, कोई काम लेंगे। तो लोग काम देखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि काम को ही हमारी नुक्ता होना चाहिए, परफॉर्मेंस ही हमारा बयानिया होना चाहिए, परफॉर्मेंस पर ही हमारी डिबेट होनी चाहिए। नारों से, नगमों से, बेहतरीन तकरीरों से कुछ नहीं होता, काम से होता है। तो अगर काम को देखकर लोग वोट दे रहे हैं तो ये एक अच्छा आगाज है और काम पर बहस होनी चाहिए। तो ताज साहब, यानी कि बात ये हो रही थी कि बिलावल पहले ही नाराज हैं और वो और नाराज हो जाएंगे, मगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी तजवीज़ फिर भी यही है कि कराची को पहले एक अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए या सूबा बनाया जाए, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैंने सिर्फ कराची का नाम नहीं लिया, मैं दोबारा कह दूं, स्टैंडर्ड होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो जहां चीजें बेहतर नहीं हैं वहां फैसले होने चाहिए, और इस बात का फैसला सियासतदानों को करना चाहिए और किसी एक पार्टी को नहीं, सबको मिलकर करना चाहिए। आपने नाम नहीं लिया, ये कौन सा मुस्तकबिल की बात है? ये पाकिस्तान में कौन सा इलाका है जिसकी एग्जैक्टली आप बात कर रहे हैं जो सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहा? कौन सा? मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, मैंने क्लियर कहा है कि सिवाय एक सूबे के उसमें परफॉर्मेंस के अलावा बाकी 3 सूबे नहीं परफॉर्म कर सके, इसमें कोई शक नहीं है। आपने खुद तस्लीम किया कि लाहौर और कराची का बहुत फर्क है, इतना ही कराची और कोयटे का फर्क है, इतना ही कोयटा और पेशावर का फर्क है। इसीलिए मेरा मतलब इसमें फर्क क्यों पड़ा है? क्योंकि 20 साल हमारी क़यादत ने परफॉर्म किया है, पंजाब के लोगों की क़यादत ने परफॉर्म किया है। सो मैं बिल्कुल क्लियर हूं और इस डिबेट के लिए हम ओपन है। और हमने सबसे पहले पंजाब असेंबली में शुरू की थी, हमने कभी नहीं कहा कि कट मरेंगे, कुछ ऐसा नहीं। हम कहते हैं डिबेट करें, जो वाइबल हल है, जो लोगों को बेहतरी ला सकता है, जो गवर्नेंस में बेहतरी ला सकता है, हम इंसान की जिंदगी बदल सकता है, उस पर बात होनी चाहिए। और सबसे पहले पंजाब ने बात की थी। लेकिन यह नहीं हो सकता कि पंजाब को अब निशाना बनाएं क्योंकि वो सबसे अच्छा परफॉर्मर है, उसको सियासी या किसी और बुनियाद पर तकसीम करें। तकसीम ना सियासी ना कौमियत की बुनियाद पर, एडमिनिस्ट्रेटिव सामने रखकर आजाद कश्मीर की तरफ आते हुए, इंतखाबात की तरफ दोबारा आते हुए, मैं अपने नाज़रीन को यह बता दूं कि हमने मुतादिद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को आज प्रोग्राम में आने की दावत दी थी, मगर वो नहीं आए हैं। तलाल साहब, नाउ एक और बात की बिलावल भुट्टो साहब ने, इलेक्शन का फैसला
बैलेट से हो, बुलेट से ना हो, इलेक्शन में वोट गिने जाएं, लाशें नहीं गिनी जानी चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और फिर वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी एहतजाज करेंगे, इधर भी एहतजाज हो, यहाँ भी एहतजाज हो, तो फिर मज़ा आएगा आपको। यानी कि जो और फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी कहा कि हालांकि तनकीद करते हुए कहा जो एहतजाज कर रहे हैं, जब खबर आई कि मुतादिद लाशें गिरी हैं, क्लैश हुआ है लॉ इन्फोर्समेंट के साथ एहतजाज करने वालों का, तो फिर उन्होंने कहा कि ये लाशें ही चाहते थे और इन्हें लाशें मिल गई, यानी उन्होंने कन्फर्म किया कि लाशें गिरी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दें। आप लोग खामोश हैं। क्या आप आज़ाद कश्मीर के हालात को और ख़राब करना चाहते हैं? एक ज़माने में मुज़ाकरात कर रहे थे, मुज़ाकरात से हटकर आप ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन पर भी जवाब देने को तैयार नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त हुकूमत आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की है, और मैं दोबारा याद करवा दूं कि पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत पर बिलावल साहब कहते हैं मुझे फ़ख्र है, और इस फ़ख्र करने वाली हुकूमत का लीडिंग रोल है अमन व अमान को टैकल करने के लिए। वहाँ आंसू गैस चली है, यहाँ वहाँ बुलेट, उस पे उस हुकूमत ने फैसला किया है। पाकिस्तान की हुकूमत उनके साथ उन्हें सपोर्ट कर रही है जो कश्मीर की हुकूमत चाह रही है। सो बात यह है रही ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन की। नून लीग जो वजीर आज़म हैं उन्होंने तो बड़ी देर पहले जब 38 मुतालबात की बात हुई उन्होंने अपनी टीम भेजी, पीपल्स पार्टी के लोग साथ भेजे, उसके बाद उनके मुतालबात तस्लीम किए। तस्लीम करने के बाद पाकिस्तान ने हुकूमत ने हर वो हिस्सा डाला जो वो बाकी सूबों से बहुत ज़्यादा था, और उन 38 में से 37 मुतालबात पे अमल दरामद तेज़ी से शुरू हुआ और आज के दिन भी हो रहा है। एक मुतालबा था कि पाकिस्तान की हुकूमत करे, कश्मीर का फैसला कश्मीर के लोग करें, वो सीटों का मामला था, वो हमने कहा सिर्फ असेंबली से होना चाहिए। बाकी तो जमहूरियत में अगर एक डिफरेंस, एक पॉइंट पर डिफरेंस रह गया था, बाकियों पर एग्रीमेंट हो गया था, तो फिर आगे बढ़ना था मज़ीद डायलॉग के लिए, या फिर आपके एक वजीर कह रहे हो कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है, सेक्रेटरी इत्तलात कह रहे हो आज़ाद कश्मीर के ये फितनतुल हिंदुस्तान है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हो कि ये वही मुजाहिदीन हैं जिन्हें हमने ट्रेन करके भेजा करते थे, ये अब हमारे गले पड़ गए हैं, जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हो कि कश्मीर को उसको नुकसान पहुंचाएगा, ये बयान नहीं देना चाहिए। जिनसे आप पहले मुज़ाकरात कर रहे थे, 37 पॉइंट्स पे अग्री कर गए थे, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, वो अब गद्दार वतन भी हो गए, वो फितनतुल हिंदुस्तान भी हो गए, वो दहशतगर्द भी हो गए। देखिए, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं सूरत हाल को, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले एहतजाज था, एहतजाज कई हफ्तों से जारी था, फिर इसी एहतजाज को आपको पता बहुत सारी फोर्सेज हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करती हैं, जो बलोचिस्तान में भी, केपी में भी, पाकिस्तान में वो कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढती हैं, वो इन्हीं के अंदर शामिल हुई। इनको बहुत समझाया बुझाया गया। यहाँ कई लोग बाहर से मंगवाए गए क्योंकि वो बड़े अच्छे शूटर थे, यहां से स्नाइपर मिले, यहां से ऑटोमेटिक गन्स मिली, यहां से हमारे लोग शहीद हुए, यहां से हमारे अफसरान जख्मी हैं, यहां से लोगों को बुलेट इंजरीज हुई, यहां पर ही अस्पतालों को, डॉक्टरों को वहां जलाओ गिराव किया गया। गुजारिश ये है इनके अंदर वो लोग मिल गए हैं, ये समझने से कासर है। और इस बात का अगर 38 में से 37 है, बिलावल भुट्टो ये नहीं कह रहे हैं कि रियासत गलत है या मुजाहिरीन गलत है, वो कह रहे हैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाते हैं। उसके लिए जब आज़ाद कश्मीर की असेंबली में, कानून साज असेंबली में एक करारदाद मंजूर होती है कि जी कमीशन बनाया जाए, और ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं ताकि वो कमीशन इनका जायज़ा ले, और उस वक्त तक जो मुजाहरा कर रहे हैं वो मुजाहरा अपना बंद करें, जो रियासत अपना एक्शन कर रही है वो एक्शन बंद करें। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी मुतालबा था। उसमें बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नून लीग का जो एक हाजिर रुकन था वो इस करारदाद के पास होने के हक में रुकावट डाल रहा था। उसने एक तो हक में वोट नहीं दिया बल्कि एहतजाज और कोरम की निशानदही करके मंजूरी में रुकावट डालने लगा। ये क्या मसला है? अगर सच सामने आने में क्या मसला है अगर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं? देखिए, इलेक्शन के टाइम जब इलेक्शन का एक फेज हो रहा है, दूसरे ये एक सियासी स्टंट्स हैं। इलेक्शन जीतने के लिए तासर देना है, भाई हुकूमत आपकी है, रिकंसिलिएशन फलाना, इसके लिए करारदाद की जरूरत नहीं है। ये तो आप जिस वक्त मर्जी नोटिफिकेशन कर दें। वफाकी हुकूमत तो इसके हमेशा हक में है।
हम तो हमेशा बातचीत चाहते हैं, हमने तो कभी रुकावट नहीं डाली। वफाकी हुकूमत ने वो वसाइल भी फराहम किए हैं जो कि पाकिस्तान के किसी सूबे को नहीं दिए। तो बात ये है कि ये पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इस्तेमाल ना करें। आप ये कह रहे हैं ताजुल साहब के ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन पर कोई एतराज नहीं है, तो फिर ये रुकावट डालना और ये सब हो रहा था, आप कह रहे हैं बना दें, वजीर आजम आजाद कश्मीर बना दें। देखिए कोई बिल्कुल हमें क्या एतराज होगा, लेकिन मेरी एक जरा गुजारिश सुने। एक ऐसा असेंबली का इजलास जिसमें कोरम भी पूरा नहीं है, जब आपने हुकूमत बनानी थी उस वक्त कोरम, उस वक्त सारे मेंबर्स आपके सारी पार्टियां हाजिर। मेरा मतलब ऐसे आप सिर्फ एक जलसा करने से पहले ऐसा कुछ एक करें स्टंट के तौर। देखिए मेरा नहीं ख्याल ये बिलावल भुट्टो साहब को सजता नहीं है, और ये इलेक्शन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसके लिए हम इतना कुछ आए बैठे। मगर तराजुल साहब बिलावल भुट्टो साहब के मामले की डिमांड से हटकर ये मुझे बताइए कि हल क्या ढूंढना है। कश्मीर से ऐसी आवाज़ें आने लगे हैं जो कि आ रही हैं, और फिर कश्मीर से ऐसी खबरें आने लगे हैं जो आ रही हैं कि वहाँ पर हलाकतें हो रही हैं। इस रियासत ने फैसला किया है कि हर मामले को ताकत के जरिए निपटना है, या डायलॉग का सिलसिला जो शुरू किया था उसकी तरफ वापस जाना है, रिज्यूम करना है, ताकि ऐसी अफसोसनाक खबरें ना आएँ और मुजाहिरीन से बात की जाए और फिर बात आगे बढ़ा जाए। देखिए बिल्कुल डायलॉग ही हल है, लेकिन डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग में वो है जो सबकी बात हो। अब 10,000 5,000 लोग किसी भी जगह इकट्ठे होके इस 25 करोड़ के मुल्क का कहें कि मेरी मर्जी से फैसला कर दें। फिर टीएलपी भी आई थी, उसकी भी मान लें, उधर टीटीबी भी इतने लोग हैं उसकी भी मान लें, उधर बीएलए है उसकी भी मान लें। इधर मेरा मतलब आप मुझे इस तरह नहीं हो सकता कि जत्थों से चलाएं, जत्थों से नहीं चलेगा। डायलॉग का मतलब ये नहीं कि 38 मुतालबात हैं, 37 माने गए, उस पर अमल दरामद हो गया, एक पे आप वहां पर लाशें गिरा दें, वहां पर हमारे अफसरान को क्या कहते हैं हलाक कर दें, और वहां सारा कुछ जैम कर दें, लोगों की रोजी रोटी बंद कर दें, लोगों की दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दें। क्या ये दूसरे डायलॉग चाह रहे हैं या कुछ और चाह रहे हैं? वो तो बहाना चाह रहे हैं, वो बहाना मिल नहीं रहा। वो पहले चाहते थे इलेक्शन मुलतवी किए जाए, इलेक्शन मुलतवी ना हुए तो उन्होंने कहा बाइकआउट करेंगे, लोग पोलिंग स्टेशन पे नहीं आएंगे। मीरपुर के पोलिंग स्टेशन जब भरे उसी वक्त ये लॉन्ग मार्च क्यों उठा, उसी वक्त ये तशद्दुद क्यों हुआ, उसी वक्त सब कुछ क्यों? सो इनकी टाइमिंग और बहुत सारी ऐसे एक्ट्स जो हैं वो इनकी इस जद्दोजहद को मशकूक करते हैं। डायलॉग हमेशा हम चाहते हैं, और डायलॉग का सबसे बड़ा रास्ता इलेक्शंस हैं। इलेक्शन स्मूथ होने चाहिए, जितना इलेक्शन बेहतर होगा उतने बेहतर डायलॉग और उतना बेहतर रिजल्ट आएगा डायलॉग का। यानी इलेक्शन के बाद आप कह रहे हैं डायलॉग का तसलसल होगा, जो भी हुकूमत बनेगी तसलसल होगा, इसमें कोई शक नहीं। ये जो लोग वोट डाल रहे हैं ये भी तो किसी नजरिए पे, ये भी तो एक अपनी बात करने का इजहार है ना, ये भी तरीका है। और यही लोग मुंतखब जब आएंगे, क्या एक ऐसी असेंबली जिसके चंद दिन रहते हो वो फैसले करे, या जिसके 5 साल हो पूरी मुद्दत हो वो बात करे, और एक नया मैंडेट हो और उसके बाद आगे बढ़े। वफाकी हुकूमत, जो पाकिस्तान की हुकूमत हमेशा अपना पेट काट के कश्मीर को देने को तैयार होती है, और हमने जान माल हर चीज हमारी हाजिर है, लेकिन हम इस कॉज पे सियासत नहीं करना चाहते। हम इस कॉज को जेन्युइनली आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि नून लीग ही जीतेगी, और बिलावल भुट्टो साहब ने जो धमकी दी है उसके जवाब में आप कह रहे हैं, तो आपको खतरा नहीं महसूस कर रहे हैं? आप कह रहे हैं सब नॉर्मल हो जाएगा, बिलावल भुट्टो साहब आपकी हुकूमत गिराने नहीं आ रहे होंगे पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन हार गई? देखिए मैं अपनी पार्टी में एक डिवीजन की जिम्मेदारी मैं भी उसको देखता हूं, मैं बड़ी इसको फॉलो करता हूं। हमें लोग मिलते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस मिलते हैं। पहले फेज का रिजल्ट आ चुका है, दूसरे फेज का रिजल्ट आपके सामने 2 को आ जाएगा, और इसी तरह ये बिल्कुल यही तकरीबन रिजल्ट होगा। और ये हुकूमत का पूछ रहा हूं, ये तो आप ये कह रहे हैं जब आप जीतने जा रहे हैं, और बिलावल भुट्टो वाजे कर रहे हैं कि फिर हुकूमत गिराने आऊंगा, तो आप कह रहे हैं कोई खतरा नहीं है, ऐसा नहीं होगा? देखिए मेरा नहीं ख्याल, ये तो नहीं हो सकता ना। बड़ी सोच समझ के एक जो अलाइज बने हैं, और एक लंबी क्या अरसे के लिए ये अलाइज बने हैं, और उसके बाद ये वफाकी हुकूमत बनी, और इस वफाकी हुकूमत में इनके टारगेट सेट हुए, तो ऐसा नहीं होगा। यकीनन मुझे ख्याल उनका टेम्परेचर गिलगित में भी बढ़ गया था, यहाँ भी नौजवान आदमी हैं, ज़रा वोट जब कम मिलते हैं तो बंदा कई दफ़ा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भाई
है, हम साथ लेकर चलेंगे इन्हें। बहुत शुक्रिया तलाजुई साहब की गुफ्तगू आपने प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखें। अमेरिका और ईरान के दरमियान चंद रोज के वक्फे के बाद कल से एक बार फिर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है और कशीदगी अब खलीजी ममालिक से आगे बढ़कर पूरे मशरिक़ वुस्ता में फैल गई है और मशरिक़ वुस्ता में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का दायरा भी मुसलसल फैलता जा रहा है। फरवरी में इस जंग के आगाज के बाद पहली बार हमले मशरिक़ वुस्ता से निकलकर शुमाली अफ्रीका तक पहुंच गए, जहां मिस्र में एक अमरीकी LNG टैंकर समेत 2 बहरी जहाज ड्रोन हमले का निशाना बन गए हैं। यानी सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, इराक, शाम, यमन और मुत्तहदा अरब अमारात के बाद अब एक और अरब मुल्क भी इस जंग की लपेट में आ गया है। ऐसे में खित्ते की तिजारत के लिए सबसे अहम 2 बहरी रास्ते स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और रेड सी शदीद कशीदगी के बाइस पहले से ही अमली तौर पर मफलूज हो चुके थे। अब मिस्र में हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता समेत पूरी दुनिया की तिजारत के लिए अहम एक और आबी रास्ते में सलामती सूरत हाल पर नए सवालात खड़े हो गए हैं, जिससे आलमी सतह पर एनर्जी सप्लाई और बैनुल अक़वामी तिजारत मज़ीद मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। आम बात यह है कि हालिया हमलों में एक तरफ अमरीका बराह रास्त ईरान के अंदर अहदाफ को निशाना बना रहा है, तो दूसरी जानिब ईरान जवाब में खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों और दीगर तनसीबात पर हमले कर रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल का सबसे संगीन पहलू यह है कि इस जंग के आगाज में मरकजी किरदार अदा करने वाला इसराइल इस नई कशीदगी के बराह रास्त जद में नहीं आया है। इस वक्त ना इसराइल ईरान पर हमले कर रहा है और ना ही ईरान इसराइल पर हमले कर रहा है। इसराइल खामोशी से सूरत हाल का जायजा ले रहा है। यानी इसराइल जिसकी मुसलसल दबाव और इसरार के बाद अमरीका ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल हुआ, वही इसराइल आज खुद इस बराह रास्त तसादुम से निस्बतन अलग नजर आ रहा है। जबकि अमेरिका और ईरान एक तवील और महंगी जंग में उलझ चुके हैं, जिसके मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी असरात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं और मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक इसमें फंसते जा रहे हैं। इसके साथ ही इसराइल के अलावा तकरीबन पूरा खित्ता इस जंग की लपेट में आ चुका है। हर रोज़ एक नया मुहाज खुल रहा है, नया तनाज़ा जन्म ले रहा है। मुसलसल 13 दिन तक जारी रहने वाली बमबारी के बाद गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में अमेरिका और ईरान दोनों ने गैर मामूली तौर पर अपने हमले रोक दिए थे। ताहम ये खामोशी सिर्फ 5 दिन ही बरकरार रह सकी और कल एक तरफ अमेरिका और सऊदी अरब ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप्स को निशाना बनाया, तो दूसरी जानिब इन हमलों से कुछ ही देर पहले ईरान ने भी उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर अचानक हमला करके तकरीबन 5 रोज से जारी इस वक्फे का खात्मा कर दिया। इसके बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान को सख्त धमकी देते हुए कहा कि ईरान को उर्दन में हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। लेकिन आम बात यह है कि अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई शुरू होने से चंद घंटे पहले मिस्र से एक और खबर सामने आ गई और बहराए रोम के साहिल पर वाक़े मिस्र की दामियात बंदरगाह में खड़े 2 बहरी जहाज ड्रोन हमले का निशाना बन गए, जिनमें से एक जहाज अमेरिका की मिल्कियत का था। अगरचे इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन वाक़े के फौरन बाद व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने इसका जिम्मेदार ईरान को ठहराया और धमकी दी कि आज हम ईरान को इंतहाई सख्त हमलों का निशाना बनाएंगे। और फिर इसके बाद कल रात को अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने चंद दिनों के वक्फे के बाद एक बार फिर ईरान के अंदर कार्रवाइयों का ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिकी फोर्सेज ने एक दिन पहले किए गए मुबैना ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान पर बड़े पैमाने के हमले कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं और इन हमलों में अमेरिकी फोर्सेज ने पासदारान इनक़िलाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया है, जिनमें कमांड सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, कोस्टल सर्वेलेंस सेंटर्स और बहरी सलाहियतों से मुताल्लिक़ तनसीबात शामिल थी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान और उसके हिमायत याफ्ता ग्रुप्स की जानिब से अमरीकी अफवाज, कमर्शियल शिपिंग और खलीजी ममालिक को लाहक खतरात को मजीद कम करना था। इस बयान के साथ सेंटकॉम ने ताज़ा हमलों के मुबैना अहदाफ की वीडियो भी जारी कर दी, जबकि इन ताज़ा अमरीकी हमलों से मुताल्लिक़ ईरानी मीडिया का कहना है कि कल सारी रात को होने वाले अमरीकी हमलों में क़िश्म, अहवाज, आबादान, अरविंद किनार, केश, काजरोन, बोशहर और शादगान को निशाना बनाया गया और सबसे जानलेवा हमला क़िश्म जजीरे के चाह तंगू मोहल्ले में एक रिहायशी घर पर हुआ, जहां एक अमरीकी मिसाइल गिरा। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद शहीद हो गए, जिनमें मियाँ बीवी और उनका 2 साल का बच्चा शामिल हैं। क़िश्म जजीरे के इस रिहायशी इलाके में अमरीकी हमलों के बाद ईरानी मीडिया ने एक वीडियो जारी की है, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाहशुदा मकानात और इमारतें देखी जा सकती हैं। जबकि ईरान के शहर अहवाज में एक अमरीकी हमले के बाद सामने आने वाली एक वीडियो में धुएं का एक बहुत बड़ा बादल देखा जा सकता है। ईरानी हुक्काम ने जंजान में अमरीकी मिसाइल हमले में पासदारान इनक़िलाब के 3 अहलकारों के मारे जाने की भी तस्दीक कर दी है। जनूबी ईरान में इन अमरीकी हमलों के बाद आज ईरान की पासदारान इनक़िलाब ने दावा कर दिया है कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने उर्दन में अमरीकी फ़ौज के
अल अजरक एयरबेस पर मिसाइल हमला करके 3 अमरीकी F-35 जंगी तैयारे तबाह कर दिए हैं और अमरीकी फौजी एहलकारों को भी हलाक कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने इस हवाले से एक बयान में कहा है कि बेबस अमरीकी दुश्मन ने बराह रास्त फौजी मुकाबला करने के बजाय उर्दन में मौजूद काबिज अड्डों को इस्तेमाल करते हुए ईरान के क़िश्म जजीरे में 2 रिहायशी घरों पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए और इस जुर्म के जवाब में पासदारान इनकलाब ने उर्दन के अल अजरक एयरबेस पर अमरीकी F-35 तैयारों के पार्किंग एरिया और मेंटेनेंस हैंगर को कई बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया और इस हमले में 3 F-35 जंगी तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि मजीद 3 को शदीद नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब के बयान में दावा भी किया गया कि हमले में दुश्मन के मुतादिद अफसरान और एहलकार भी हलाक हुए। इसके अलावा पासदारान इनकलाब ने यह दावा भी कर दिया कि उसने आज सुबह कुवैत में अमरीकी अफवाज की मेज़बानी करने वाले अली अल सालिम फौजी अड्डे पर हमला किया है और इस हमले में 2 ड्रोन हैंगर और 1 फ्यूल टैंक आग लगने से तबाह हो गया है, जबकि कुवैती फौज ने कहा है कि ईरान ने शुमाली कुवैत में एक चीनी कंपनी की इमारत पर हमला किया है, जिसमें कंपनी का एक मुलाजिम हलाक हो गया, जबकि कंपनी की इमारत को वसी पैमाने पर माली नुकसान पहुंचा है। पासदारान इनकलाब ने कुवैत और उर्दन में हालिया हमलों में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स की लॉन्चिंग की वीडियोस भी जारी की, जबकि अब से कुछ देर पहले अमरीकी मिलिट्री का यह बयान सामने आया है कि पासदारान इनकलाब का यह दावा दुरुस्त नहीं है कि उर्दन में F-35 तैयारे तबाह किए गए हैं। सारी सूरत हाल में आज मिस्र ने इन ड्रोन हमलों की तस्दीक करते हुए कहा है कि उसकी बहरा रोम में वाक़े दामियात बंदरगाह पर 2 जहाज़ एक ड्रोन हमले का निशाना बने हैं। मिस्र की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि बुध के रोज़ होने वाले ड्रोन हमले के बायस दोनों जहाज़ों में आग लग गई थी और इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने कबूल नहीं की है। मिस्र की वजारत पेट्रोलियम और मादनी वसाइल के मुताबिक आग एक रीगैसिफिकेशन जहाज़ और एक स्टोरेज जहाज़ में लगी। वाज़ेह है कि मिस्र की दामियात पोर्ट LNG के एक अहम मरकज़ के तौर पर जानी जाती है। मिस्र में इस ड्रोन हमले के बाद सामने आने वाली वीडियोज़ में मुतासरा जहाज़ से धुएं के बादल उठते देखे जा सकते हैं, जबकि रेस्क्यू हुक्काम को इस आग को बुझाने की कोशिशें करते हुए भी देखा जा सकता है। अहम बात यह है कि अभी तक किसी भी ग्रुप या मुल्क ने मिस्र में इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ताहम अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2 ईरानी सोर्सेज ने मिस्र में टैंकर्स पर हमले से मुताल्लिक कहा है कि धमाका एक ड्रोन हमला था, जिसका मकसद ये पैगाम देना था कि अगर ईरान कशीदगी बढ़ाने का फैसला करे तो इंटरनेशनल शिपिंग और एनर्जी सप्लाई को ज़्यादा शिद्दत के साथ मुतासिर किया जा सकता है। ताहम इन ईरानी सोर्सेज ने यह नहीं बताया कि ये हमला ईरान ने खुद किया था या खित्ते में ईरान के हिमायत याफ्ता किसी ग्रोह ने किया था, और ये भी नहीं बताया कि हमला कहाँ से किया गया था। तो बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कामरान बुखारी साहब मौजूद हैं। आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक फोरकास्टर और सीनियर रेजिडेंट फेलो एट मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल इन वाशिंगटन। और साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। और साहब मुताबिक प्रोग्राम्स में आपके साथ ये बात होती रही कि इस बात का कितना इम्कान है कि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक इस जंग में शामिल हो जाएँ। अब सूरत हाल ये है, एक मुआहिदा हुआ और उस मुआहिदे के बाद दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इसराइल जिसके कहने पर ये अगर जंग शुरू हुई थी तो वो साइड में है, और इस वक्त सऊदी अरब इन्वॉल्व हुआ है। मिस्र के अंदर भी अब वो कह रहे हैं कि उनके शिप्स पर भी हमले हुए हैं। क्या सूरत हाल आपको समझ में आ रही है? आपको लग रहा है ये किसी मुज़ाकरात के जरिए फौरी तौर पर हल की तरफ जा रहे हैं या मजीद जंग की तरफ जा रहे हैं फिलहाल? देखिए, पहली बात तो ये है कि आई डोंट थिंक ये जंग इजराइल की हिमा पे की गई थी। अमेरिका के अपने वजूहात थे। अमेरिका कैन नॉट टॉलरेट कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाएं, और दीगर इश्यूज भी थे। तो पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो जंग फैलती हुई आपको नजर आ रही है, मेरे नज़दीक जो है ये इस बात की अलामत है कि ईरान जो है वो मुंजमद तौर पे, यानी एक बहैसियत एक रियासत के, वो एग्रीमेंट पे इत्तफाक नहीं कर पा रहा। उनके अंदरूनी इख्तलाफात इतने हैं कि वो एक टीम जो है वो जाती है, वो MOU पे साइन कर देती है, फिर जो है सीज फायर की वायलेशन हो जाती है। 3 टैंकरों पे हमला हुआ आज से कोई 2.5 हफ्ते पहले। इसके बाद 2 हफ्ते की हमने कैंपेन देखी, और अब जो है जब दोबारा जो है वो माहौल ठंडा हुआ तो फिर से जो है उर्दन के ऊपर जो है ईरान ने हमला कर दिया, जो अमेरिका का अड्डा था। तो अब ये है कि इससे नजर यही आ रहा है कि एक टीम बात कर रही है और MOU के ऊपर जो है मजीद गुफ्तगू करना चाह रही है, जो 60 दिन की मुद्दत थी। लेकिन दूसरी तरफ जो है उनके बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो, और जिनके वो लोग जिनके पास एक्चुअल कुव्वत है, यानी जो हथियार कंट्रोल करते हैं, यानी IRGC के अंदर ऐसे अनासर हैं कि जो इस बात से इत्तफाक नहीं कर पा रहे। और ये कुदरती अमल है क्योंकि उन्होंने एक मोज़ेक डॉक्ट्रिन को ऑपरेशनलाइज किया है, जिससे जो डिसीजन मेकिंग है वो डिसेंट्रलाइज हो चुकी है। तो इस वजह से आई थिंक कि वी नीड टू थिंक अबाउट कि ईरान क्या एक सिंगुलर रियासत के तौर पे इस वक्त बिहेव कर रहा है या नहीं।
और साहब, और उस सारे सिनेरियो में ज़ाहिर ये इख्तलाफात नज़र आए जब मुआहदा भी होने जा रहा था। ख़ुद जो मुज्तबा खामनाई हैं, उनका जो स्टेटमेंट सामने आया वो यही था कि मैं इत्तफाक नहीं कर रहा था, मगर मुझे लीडरशिप की तरफ से कहा गया है। फिर ईरानी मीडिया पर जिस किस्म की बातें सामने आ रही थी, उसमें मसूद पेज़ेश्कियान साहब को अपना स्टेटमेंट देना पड़ा, उनके वज़ीर ख़ारजा को अपना स्टेटमेंट देना पड़ा। वहाँ इख्तलाफात हैं, मगर ये खबरें सामने आना कि सेंटकॉम के कमांडर की तरफ से ब्रीफिंग दी गई है सदर ट्रंप को कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा अगर हम और ज़्यादा हमले करते हैं। ये खबरें खुद बैनुल-अक़वामी मीडिया या वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया में आना कि जो ज़खायर हैं वो कम पड़ सकते हैं अगर हम लोग को जारी रखा जाता है, ये भी कॉन्फिडेंस दे रहा है ईरान में इन अनासिर को कि अमेरिका तवील नहीं कर पाएगा इस जंग को। जी, जाहिर है, देखें बहुत सारी आरा जैसे पाई जाती हैं। एक वो कैंप है कि जो कहता है कि भाई इस जंग से हमें खासा नुकसान हो चुका है और हमें जो है बस वो जो MOU हमने साइन किया था, अब उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं, हमें अभी जो है इस MOU की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका के अंदर ट्रंप इंतज़ामिया है उसको दुश्वारियों का जो है ना सामना है, तो हमें उसको पूरी तरीके से वो एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। तो ये जो मिसकैलकुलेशन हो रही है, क्योंकि देखें वो पूरी तरीके से वो जो बात थी एडमिरल ब्रैड कूपर की, वो मीडिया में तो जो है उसको भरपूर तरीके से तफसील से बयान किया गया था, लेकिन जो मुबस्सिरीन हैं और जो खास तौर पे जो ईरानी हुकूमत के अंदर जो लोग हैं बहुत सारे, वो इसको शायद इस तरह से देख रहे हैं, उसकी नुआंस को भूल रहे हैं। उसमें ये कहा गया था कि ये जो इस वक्त बैटल प्लान है इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, और इसी वजह से कल रात को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक तफसील रिपोर्ट जो है दी है, जो कि जाहिर है ट्रंप इंतजामिया की तरफ से लीक हुई है, कि एक 15 से 20 दिन का हैवी बॉम्बिंग का प्लान एडमिरल ब्रैड कूपर ने उसी सेंटकॉम चीफ ने, जिसने पहले ये कहा था कि ये हमें इससे फायदा नहीं हो रहा है इस बमबारी से, उन्होंने एक नया प्लान जो ना सामने रख के दिया है, जिसको जो है गौर किया जा रहा है, और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई फैसला अभी तक नहीं किया, कम से कम जो है इसकी खबर नहीं आई। तो आई थिंक कि जो है बारीकियों में जाने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम जो है वो सतही तौर पे एक खबर को ले लें और फिर उससे कहें कि जी ये इस वजह से। और आई थिंक इफ द इरानियंस आर डूइंग दिस, देन आई थिंक दे आर मिसकैलकुलेटिंग। मतलब और सऊदी अरब ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जब जंग का पहला फेज़ था। अब दूसरे फेज़ में नज़र आ रहा है कि हौसियों की तरफ से बाबुल मंदब के हवाले से क्लेम सामने आना, फिर सऊदी शिप्स पर हमले होना, फिर इराक में हमला होना। ये जो फ्रंट है, या आपको लगता है यहाँ पर भी जंग ज़्यादा फैल सकती है, या जो ये खबर भी सामने आई है कि सऊदी अरब अभी भी चाहता है कि मामला आगे ना बढ़े और उन्होंने अमेरिका को भी यही पैगाम दिया है? देखें, इसमें 2-3 पहलू हैं। तो एक तो हूती का जो इशू है वो सेपरेट है इराक से। हूतीज जो हैं वो उस तरीके से जो है वो ईरान की बगल बच्चा तंजीम नहीं है जिस तरीके से हिजबुल्लाह या इराकी शिया मिलिशिया से। वो बाकायदा तौर पे ईरान ने जो है उनको एस्टेब्लिश किया, उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं, उनको नर्चर कर रहे हैं। हूतीज जो है वो खुद मुख्तार ऑपरेटर है, एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटर है, जिसका इल्हाक है, जो अपने मफादात के तहत ईरान से इल्हाक कर लेता है। लेकिन हमने ये भी माजी में देखा है कि जब उनके फायदे में नहीं होता तो वो पीछे हट जाते हैं। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए यमन के अंदर, क्योंकि वहां पे उनको 2 फ्रंट का सामना है, एक 2 फ्रंट की जंग चल रही है यमन के अंदर। तो और उसमें सऊदी एक साइड को बैक कर रहा है, UAE दूसरी साइड को बैक कर रहा है। तो वो अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं। तो और वो तब तक उसमें जो ना इस जंग को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे जब तक उनका फायदा है। रहा सवाल इराकी मिलिशियाज का, तो वो तो जो ईरान कहेगा वो करेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। सो आई थिंक ये नुआंस समझने की जरूरत है। एज फॉर सऊदी अरेबिया ने जो ऐलान किया है आज, जो खबर आई है रॉयटर्स की, कि वो एक इंटरनेशनल कोalition तरतीब देना चाह रहे हैं कि जो रेड सी के अंदर से शिपिंग है उसको बरकरार रख सके। तो अब सवाल ये उठता है कि उसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। पाकिस्तान का क्या बहरी जहाज जो हैं वो एस्कॉर्ट प्रोवाइड करेंगे कमर्शियल शिप्स को, जो कि जो है सऊदी अरब से होकर तो बाबुल मंदब के जरिए जो है इंटरनेशनल मार्केट्स तक जाते हैं, या जो है इसके अंदर कोई अस्करी कार्रवाई भी होगी, और फिर उसमें पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।